नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं इंटरटेन कर रही होगी। कुछ आपकी जो ज्ञान है या आपके पास जो ज्ञान का संग्रह है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर पा रही होगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करें उन चीज़ों के लिए जो आपको लगता है कि उन पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, या मैं उनके लिए कुछ अलग कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊं। जैसा कि कल ही हमने एक वीडियो डाली थी कि +2 आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो +2 करने के बाद में क्या करें। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर आप ऐसे कुछ और वीडियोस भी बनाएं। तो जैसे भी नेक्स्ट संडे आएगा हम बात करेंगे एक और वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि +2 कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो +2 करने के बाद में कौन सा अपना करियर का ऑप्शन चुने। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। और 10th क्लास का जो सेकंड लेसन है वो हमारा चल रहा है सिविक्स का या नागरिक शास्त्र का। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि संघवाद क्या होता है, भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। अब बात आती है कि जो भाषाई राज्य हैं उनका क्या कंसेप्ट था, या किस तरीके से भाषाई जो राज्य थे वो भारत में सामने आए। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। और जब भारत आज़ाद हुआ तो हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी रियासतें थी, और कुल मिलाकर पूरे भारत में जो रियासतें थी वो लगभग 565 रियासतें थी। अब पहली समस्या ये थी कि इन सब रियासतों को हम यूनिफाइड करें, इन सबको मिलाकर हम एक भारत बनाएं। तो ये काम दिया गया श्री सरदार पटेल जी को, और सरदार पटेल ने इस काम को बड़े ही बखूबी निभाया। उन्होंने सारी रियासतों को एक किया। जब सारी रियासतें मिल गई तो उनको एक करने के बाद में जो पूरा का पूरा जो अखंड भारत था वो बना लिया गया, एक पूरा भारत बना। और जो भारत बनाया गया उसमें जो स्टेट थे उन्हें एक अलग तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की गई, ताकि जो सीमाओं के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, सीमाओं के जो विवाद हैं वो ज़्यादा ना हो। बट 1947 में कोशिश की गई धीरे धीरे रियासतों को एक करने की। बट उसके बाद भी जब रियासतों को एक कर लिया गया तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे, बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां सीमाओं को लेकर कुछ विवाद था, बाउंड्रीज को लेकर कुछ विवाद था। इसी विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई 1950 में। 1950 में कई राज्यों की सीमाएं बदली गई। क्यों बदली गई? क्योंकि उन एरियाज में, उन स्टेट में संस्कृति को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, वहाँ के रिसोर्सेज को लेकर, या फिर बात करें वहाँ के जो राज्य जो थे उनके अंदर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, या फिर वहाँ की भाषा को लेकर, या फिर वहाँ के ट्रेडिशन या परंपराओं को लेकर कुछ समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए 1950 में जो राज्य थे उनकी सीमाओं में कुछ बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट अब बात करें कि जो जो स्टेट थे उनको किन किन आधारों पे कोशिश की गई बदलने की। तो पहला जो आधार था, मुख्य तौर से 3 आधारों पर जो स्टेट थे उन्हें बदलने की कोशिश की गई। फर्स्ट वन इज सांस्कृतिक आधार, मीन्स राज्यों की संस्कृति क्या है। जिन राज्यों की संस्कृति एक तरीके की थी उन्हें एक पूरा बड़ा राज्य बना दिया गया, और जिस राज्य में संस्कृति बहुत अलग अलग थी उसे छोटे भागों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। दूसरी बात करें उसके भौगोलिक क्षेत्र को लेकर, उसके भूगोल को लेकर कि जो राज्य है वो किस तरीके से दूसरे एरिया से अलग है। क्या उसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट है या मरुस्थल है, क्या उसका बहुत बड़ा भाग मैदानी है, या फिर उसका बहुत बड़ा भाग पठारी है। सारी विशेषताओं को देखते हुए उसे अलग किया गया। इसके साथ साथ जो थर्ड था वो था जातीयता का आधार बनाया गया, या ट्राइब्स को आधार बनाया गया कि उस पार्टिकुलर एरिया में जब देखा जा रहा था तो इस चीज को भी बड़ा गौर से देखा गया कि किसी भी हिस्से में जो ट्राइब्स रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, वो किस भाषा को बोलते हैं, उनकी जाति क्या है। इसी आधार पे भी स्टेट को
बनाने की कोशिश की गई और इन सब चीज़ों को आधार बनाया गया। आधार बनाने के बाद जब पूरा इंडिया बना तो उसमें अलग अलग एरिया को बांट दिया गया और जो एरिया बांटे गए उन्हें ए बी सी डी इस तरीके से ग्रुप्स में बांट लिया गया। बट ये जो डिवीज़न किया गया था, ये जो बंटवारा किया गया था स्टेट का, ये बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था। सो कुछ जो एरियाज थे, कुछ जो स्टेट थे, उनमें समस्याएं भी आई और यही समस्या हमें दिखाई दी सबसे पहले आंध्रा में। कब 1952 के अंदर इस स्टेट में एक आंदोलन चला और उस आंदोलन में सीधा सीधा बोला गया कि उनका जो क्षेत्र है उसे भाषा के आधार पे अलग किया जाए। इसके लिए गांधी जी के एक फॉलोअर थे पोटी श्री रामालू, उन्होंने आमरण अनशन किया। लगभग 56 डेज तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद में पूरा का पूरा जो आंध्रा स्टेट था उसमें हिंसा भड़क गई। लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सो उस समय के भारतीय जो पीएम थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक अलग राज्य की घोषणा कर दी कि अब जो ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है, उसे भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बना दिया जाएगा और जो अलग राज्य बनेगा वो बनेगा आंध्र प्रदेश या आंध्रा। तो भाषा के आधार पे बनने वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो था आंध्रा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, चाहे हम पीसीएस एग्जाम की बात करें, आईएएस एग्जाम की बात करें। फिर इसके बाद में 1960 में क्षेत्रीयता को ही बेस बनाया गया और महाराष्ट्र और गुजरात फिर अलग हुए और इसी तरीके से भाषा को भी बेस बनाया गया, रिसोर्सेज को बेस बनाया गया और 1966 को 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रही। अगर मैं बात करूं 1953 के बाद में एक SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग सामने आया और इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसने एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसमें तय किया गया कि जो स्टेट है, राज्य है, उनको किस किस बेस पे अलग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो 1956 में SRC की रिपोर्ट की बेस पर ही क्या किया गया, पूरे इंडिया में 14 तो स्टेट बना दिए गए और 6 बना दी गई यूटी, मीन्स पूरे भारत को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रही और धीरे धीरे इस प्रोसेस को अगर हम देखें 2000 या 2001 की अगर बात करें तो एकदम से 3 स्टेट निकल कर सामने आए। एक उत्तराखंड जो यूपी को काट के बना, छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी को काट कर बना, झारखंड जो था वो बिहार को काट कर बना। अगर हम बात करें 2019-20 की तो इस समय एक बड़ा बदलाव किया गया और वो था JNK को लेकर। जो JNK था उसे एक स्टेट का जो दर्जा था वो उसे छीन लिया गया। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो JNK था उससे राज्य का दर्जा ले लिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा था उसे जम्मू कश्मीर जो था उसे यूटी बना दिया गया और इसी के दूसरे पार्ट को अगर बात करें, इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वो था लद्दाख, इसको भी यूटी बना दिया गया। अब हम बात करते हैं कि क्या 2020 की अगर बात करें तो स्टेट और जो यूटीज हैं उनकी क्या कैलकुलेशन है। तो अगर स्टेट्स की बात की जाए तो 28 तो राज्य हो चुके हैं अब तक और कुल 9 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो हो चुके हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ 14 थी स्टेट और 6 यूटीज थी।
बट अब की बात करें तो टोटल 28 राज्य हो चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। धीरे धीरे जो भाषा के आधार पे या कुछ दूसरे आधारों को लेकर जो स्टेट थे उन्हें बनाया गया। अब बात कर लेते हैं हम कि भाषा को लेकर हमारे देश में क्या नीतियां रही। अगर हम बात करें 1947 की, 1947 के बाद में जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत का जो संविधान था, उसे बनाया गया। और जब संविधान बनाया गया तो संविधान में भाषाओं को लेकर कुछ आर्टिकल लिखे गए, कुछ अनुच्छेद लिखे गए और जिनमें साफ तौर पे बोला गया कि भारत की जो कौन सी भाषाएं ऐसी है जिनको मान्यता दी जाएगी और कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में बात की गई राजभाषा के बारे में। उससे यह बोला गया कि जो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, मीन्स हिंदी को भारत की राजभाषा बोला गया। अब इसे राजभाषा बनाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि उस समय की अगर बात करें तो भारत के अंदर लगभग 33 करोड़ कुल पॉपुलेशन थी और 33 करोड़ का नियर अबाउट जो 40% जो हिस्सा था या 40% लोग थे वो हिंदी भाषा को बोलते थे, समझते थे या उसमें कन्वर्सेट कर पाते थे। तो इसी चीज़ को बेस बनाकर ये बोला गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा और जो ऑफिस में काम करने की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। पर देखिए पूरे इंडिया में सिर्फ हिंदी को लागू कर देना ठीक नहीं था। सीधा सा कारण है उसके पीछे कि भारत में कुछ ऐसे स्टेट भी थे, कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनमें हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम थे। तो अब देखिए कुछ ऐसे स्टेट जहाँ हिंदी बोली जा रही थी और कुछ ऐसे स्टेट जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग बहुत नहीं थे। तो इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो होना शुरू हुआ। मीन जो नॉन हिंदी स्टेट थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो हिंदी को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें हिंदी तो ना तो आती है ना कभी हमने हिंदी को पढ़ा, इसलिए हमारी जो भाषाएं हैं हम तो उनमें ही काम करेंगे। तो इसीलिए संविधान में जो दूसरी जो भाषाएं थी उनको संरक्षण प्रदान किया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया गया और धीरे धीरे जो भाषाएं थी उनकी संख्या बढ़ती चली गई। अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो वहाँ पे 21 भाषाओं की बात की गई है और अगर यहाँ पे मैं एक हिंदी को और ऐड कर देता हूँ तो कुल 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। अब देखिए उस समय ये बोला गया जब विरोध हो रहे थे लगातार आंध्र स्टेट बना भाषा को लेकर या साउथ इंडिया में विरोध हुए इस बात को लेकर कि हम हिंदी को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस समय इस विवाद को सुलझाने के लिए कि हिंदी को पूरा फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसके साथ बोला गया कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में वो लोग इंग्लिश में भी अपना कामकाज कर सकते हैं। पर भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग या उस समय जो बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग एक मान लिया गया कि इंग्लिश है वो 1965 तक जो ऑफिस है उसके काम की भाषा बनी रहेगी, जब तक कि इंडिया के साउथ में, जब तक कि दक्षिण भारत में हिंदी की डेवलपमेंट नहीं हो जाती। 1965 के बाद में जो इंग्लिश है उसे ऑफिस की भाषा से हटा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका। लगातार साउथ इंडिया में, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे हम आंध्रा की बात करें या तेलंगाना की बात करें या उड़ीसा की बात करें, उन स्टेट्स के अंदर लगातार विरोध जारी रहा हिंदी के खिलाफ और धीरे धीरे ये चीज़ स्पष्ट होती चली गई कि वो स्टेट हैं वो हिंदी के साथ नहीं है या हिंदी को वो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। सो सरकार को लगा कि ये जो समस्या है उसे सुलझा लेना चाहिए, तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक त्रिभाषा का जो फार्मूला था उसे पेश किया। और त्रिभाषा जो फार्मूला था उसमें बोला गया कि कोई भी राज्य अपने ऑफिस में हिंदी में या इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में ऑफिस का कार्य करवा सकता है, चाहे वो हिंदी
चाहे वो इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी आप परीक्षा देते हैं, तो आप इन भाषाओं में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। अब कौन सी भाषाएं? जो 22 भाषाएं हैं उनमें, जिनको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है, इसकी भी बात हुई। इसके साथ साथ समस्या सुलझाने के लिए भाषा की त्रिस्तरीय जो फार्मूला था उसकी बात की गई कि कोई भी स्टेट है वो हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल भाषा में भी अपना जो काम है वो कर सकता है। अब बात करते थे कि जो स्टेट थे उनकी लगातार जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ भारतीय जो संघवाद है उसमें हमने बात की थी कि जो केंद्र है वो बहुत शक्तिशाली है। अब देखिए, केंद्र जब शक्तिशाली है और स्टेट को पावर कम दी गई है तो साफ सी बात है कि उनके बीच विवाद होंगे। और अब अगर मैं बात करूं कि 1947 की या इससे आगे की ओर हम बढ़ते जाएं, तो लगभग 1966 की बात करूं मैं, या फिर बात करूं 1983 तक की, ये वो एक समय था जब भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार थी, और इसलिए राज्यों को बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई। केंद्र जो था वो लगातार शक्तिशाली बना रहा इन सालों में। इसीलिए इस समय को एक पार्टी प्रभुत्व का समय भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी थी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, स्टेट्स के अंदर जो लोकल पार्टीज जो थी, क्षेत्रीय जो दल थे, वो पावरफुल होते चले गए, और धीरे धीरे जो भारतीय राजनीति थी उसमें कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई। और नई चीजें जो सामने निकल कर आई वो थी गठबंधन की राजनीति। मीन्स कि लोकसभा में जब जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला तो कुछ पार्टियों ने साथ मिलकर उस बहुमत को कंप्लीट किया, साथ मिलकर सरकार बनाई, और साथ मिलकर जब सरकार बनाई गई तो उसे गठबंधन की सरकार या कोलिजन गवर्नमेंट कहा गया। अब देखिए, एक बार फिर से मैं एक क्लैरिफाई कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई आम चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में मान लीजिए कि देश में 500 सीटों पर चुनाव हुआ। सरकार बनाने के लिए कम से कम इतनी सीट का होना जरूरी है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 251, कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम जो बहुमत होता है वो 251 तो चाहिए। पर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को ये आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ, अलग अलग पार्टी ने, मान लीजिए किसी पार्टी को 150, किसी पार्टी को 50, किसी पार्टी को 25, किसी पार्टी को 26, इस तरीके से उनको सीट मिली। अब देखिए, एक पार्टी, 2, 3 और 4, अब चारों पार्टियों में ये सहमति बनी कि हम क्यों ना इकट्ठे हो जाएं, क्यों ना हम एक साथ हो जाएं, क्यों ना हम ज्वाइन कर लें एक दूसरे को, और ज्वाइन करके हम ये जो आंकड़ा है, बहुमत है, उसे पाले। इनका अगर टोटल करेंगे तो ये 251 ही बनेगा। मीन्स अब जब इन चारों पार्टियों ने इस तरीके से सरकार बनाई तो कई पार्टियों के मिलकर सरकार बनाने को ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है, या कोलिजन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत थी भारतीय राजनीति में कोलिजन गवर्नमेंट की, वो हमें दिखाई देती है बहुत अच्छे से 1990 के बाद। 1990 से लेकर अगर हम बात करें 2013-14 के इलेक्शन की बात करें तो वहां तक भी कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो लगातार अपने ही आंकड़े को वो टच कर पाई हो, या बहुमत के आंकड़े को टच कर पाई हो। इसलिए उसे कुछ दूसरी पार्टियों की जरूरत महसूस हुई, और इसीलिए 1990 के बाद कुछ जो लोकल पार्टीज जो थी, कुछ जो क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, वो शक्तिशाली हुई और उन्होंने प्रभावित किया केंद्र सरकार के निर्णय को। मीन्स कि मान लीजिए कि जो लोकल पार्टी थी
उन्होंने प्रभावित करना शुरू कर दिया सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके कार्यों को। अब अकेले 1990 की बात कर रहा हूं मैं, कि अब अकेले जो सेंट्रल सरकार थी वो सारे डिसीजन नहीं ले सकती थी, वो सरकार नहीं बना सकती थी। इसलिए धीरे धीरे जो लोकल पार्टियां थी वो पावरफुल होती चली गई, उनकी भूमिका सरकार में बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे जो लोकल पार्टियां थी उन्होंने और ज़्यादा अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला तो जो लोकल पार्टी जो थी, क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, उनको शक्तियां बढ़ती चली गई, सेंटर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। पर जैसे ही 2014 की बात करूं या उसके बाद में 2018-19 के इलेक्शन की बात करें, तो वहाँ जो पार्टी थी, जो बीजेपी पार्टी है, उसने अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में पेश किया और उसने जो आंकड़ा जो था बहुत इजीली उसे गेन कर लिया। तो धीरे धीरे जो स्टेट थी उनकी पावर फिर कम हुई। मीन्स अगर हम बात करें 1990 से लेकर अब तक की 2020 तक की, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो रिलेशन है वो बदलते रहे हैं, कभी वो सकारात्मक होते रहे हैं तो कभी वो नकारात्मक। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।